कभी सोचा है कि हमारी यादें असल में जाती कहाँ हैं? क्या वो वक्त के साथ मिट जाती हैं या हमारे दिमाग की अनगिनत परतों के नीचे कहीं सो रही होती हैं? आज हम 19वीं सदी के एक बहुत ही अनोखे लेखक थॉमस डी क्विंसी की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिनके पास इन सवालों के कुछ बेहद हैरान करने वाले जवाब थे। तो इस सफर में हम सबसे पहले डी क्विंसी की जिंदगी को जानेंगे, फिर उनके इस कमाल के आइडिया को समझेंगे कि हमारा मन एक पैलिम्सेस्ट की तरह काम करता है। हम सपनों की रहस्यमयी दुनिया में भी गोता लगाएंगे, उनकी मशहूर दुख की देवियों से मिलेंगे और आखिर में देखेंगे कि साहित्य पर उनकी विरासत कितनी गहरी रही। डी क्विंसी के इन उलझे हुए गहरे विचारों को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जिसने ये सब सोचा। तो चलिए सबसे पहले उनके जीवन और उस दौर से शुरुआत करते हैं जिसने उन्हें बनाया। देखिए, डी क्विंसी का जीवन कोई सीधी सादी कहानी नहीं थी। स्कूल से भाग जाना, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री लिए ही छोड़ देना, ये सब उनके एक तरह के बागी स्वभाव को दिखाता है। लेकिन फिर लंदन में चार्ल्स लैम्ब जैसे बड़े बड़े साहित्यिक लोगों के बीच उन्हें अपनी असली जगह मिली और इसी का नतीजा था 1821 में आई उनकी वो किताब जिसने तहलका मचा दिया, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। अब आते हैं डी क्विंसी के सबसे स्थायी और शायद सबसे मशहूर आइडिया पर। वो इंसानी दिमाग को कैसे देखते थे? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, पैलिम्सेस्ट। जरा सोचिए, पुराने जमाने में लिखने के लिए चर्मपत्र यानी पार्चमेंट का इस्तेमाल होता था। जब किसी को कुछ नया लिखना होता था तो वो पुराने लिखे हुए को खुरच कर मिटा देता था और उसी पर दोबारा लिख देता था। लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पुराने लिखाई के हल्के हल्के निशान हमेशा नीचे रह ही जाते थे। बस इसी को पैलिम्सेस्ट कहते हैं। और ये देखिए, यहीं पर डी क्विंसी उस साधारण सी चीज को इंसानी चेतना की एक गहरी सच्चाई में बदल देते हैं। उनके लिए हमारा दिमाग भी ठीक उसी पैलिम्सेस्ट की तरह है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए मिटता नहीं है, वो बस सतह के नीचे सो रहा होता है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारा हर अनुभव, हर खुशी, हर सदमा, सब कुछ हमारे अंदर दर्ज है। डी क्विंसी के लिए बचपन में अपनी बहन एलिजाबेथ की दर्दनाक मौत एक ऐसी ही परत थी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सका। वो याद हमेशा उनके साथ रही, उनके बड़े होने के बाद भी उनकी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालती रही, उनकी लिखाई से लेकर उनकी अफीम की लत तक। अच्छा, अगर हमारी यादें हमारे अंदर परतों में दबी हुई हैं, तो सवाल ये है कि हम उन गहरी छिपी हुई परतों तक पहुंचे कैसे? डी क्विंसी के लिए इसका जवाब था सपनों में। चलिए उनके काम सस्पिरिया डी प्रोफंडिस में सपनों की ताकत पर उनके अनोखे सिद्धांत को समझते हैं। ये डी क्विंसी का मूल तर्क है। सपने देखना कोई फिजूल की बेमतलब की चीज नहीं है, ये एक मकसद के साथ हमारे दिमाग में बनाया गया एक सिस्टम है। ये शायद कायनात का हमसे बात करने का एक जरिया है। तो डी क्विंसी ने सपनों को मन के लिए एक तरह का खोज करने वाला औजार माना, जैसे किसी गहरी अंधेरी गुफा में एक टॉर्च हो जो उन सच्चाइयों पर रोशनी डालती है जिनका हम जागते हुए सामना करने से डरते हैं। ये हमारे दिमाग की असल क्षमता को बढ़ाने का एक तरीका था। और अक्सर इन सपनों में जिन सच्चाइयों से हमारा सामना होता है वो गहरे दुख और तकलीफ से जुड़ी होती हैं। डी क्विंसी ने इस तकलीफ को सिर्फ एक एहसास की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे इंसानी रूप दे दिया और अपने एक सबसे मशहूर निबंध लिवाना और हमारी दुख की देवियां में इसे शक्तिशाली पौराणिक किरदारों में बदल दिया। डी क्विंसी ने अपने इस प्रतीकात्मक नाटक का मंच तैयार करने के लिए एक कम जानी मानी रोमन देवी लिवाना को चुना। वो जन्म और शिक्षा की देवी हैं और उन्हीं का काम है कि वो हम इंसानों का परिचय दुख के 3 शक्तिशाली अवतारों हमारी दुख की देवियों से कराएं। और ये है वो दुख के 3 चेहरे। पहली, मेटालैक्रिमेरम यानी आंसुओं की हमारी देवी। ये उस दुख को दिखाती हैं जिसे हम खुलकर रोकर बयां करते हैं। फिर है मटर सस्पिरिया, आहों की हमारी देवी। ये उन खामोश अनकहे दुखों की प्रतीक हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा जाते हैं। और आखिर में सबसे भयानक मेटर टेनेब्रारम, अंधकार की हमारी देवी। ये उस निराशा का अवतार है जिसे शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन है। अब जाहिर है, मन, सपनों और दुख पर इतने गहरे विचार रखने वाले लेखक का अंग्रेजी साहित्य पर एक स्थायी असर तो पड़ना ही था।
आइए उनकी विरासत पर एक नज़र डालकर और ये देखकर कि आलोचकों ने उनके काम को कैसे देखा, अपनी इस खोज को पूरा करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सस्पीरिया डी प्रोफंडिस, जिसका मतलब है गहराइयों से निकली आहें, सिर्फ निबंधों का एक कलेक्शन नहीं था। ये उनकी मशहूर कन्फेशंस की अगली कड़ी थी, जहां वो अफीम की लत से आगे बढ़कर उन गहरे विषयों में उतरते हैं जिन्हें हमने अभी-अभी खोजा है, यानी यादों और सपनों की शक्ति। और इसकी जो तारीफ हुई वो असाधारण थी। सस्पेरिया डी प्रोफंडिस को अक्सर अंग्रेजी साहित्य की सर्वोच्च गद्य फैंटेसी कहा जाता है। ये उनकी कल्पना की ताकत और उनकी भाषा की सुंदरता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन डी क्विंसी की विरासत थोड़ी जटिल है। एक तरफ एलेना क्लेस जैसे आलोचक हैं जो उन्हें कॉलरिज की नकल मानते हैं, जो अपनी कला के लिए अफीम से पैदा हुए भ्रम पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। तो वहीं दूसरी ओर मिलर और बैक्स्टर जैसे लोग हैं जिनका तर्क है कि उनका लेखन भले ही उनकी अपनी जिंदगी पर आधारित हो, उस समय के बाजार के दबावों से बना था। यानी उन्होंने शायद अपनी कहानी को बेचने के लिए थोड़ा सनसनीखेज बनाया होगा। और हम अपनी बात इस एक परेशान कर देने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। डी क्विंसी के लिए सबसे बड़ा डर मौत नहीं, बल्कि खुद जिंदगी का चमत्कार और उसका आतंक था। ये एक ऐसा सवाल है जो उनके पूरे काम में गूंजता है और हमें उनके दिमाग की उस असाधारण गहराई की याद दिलाता है। आखिर जन्म के उस पल का सामना करने में ऐसा क्या था जिसे वो इतना भयानक मानते थे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए।